हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस और उसका आज सेट 1 है। तो हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं और अगले जब तक कि एग्जाम होगा आपके लिए हम जीके जीएस की वीडियो लगातार लाते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सेट 1 है और जो भी आप एग्जाम देते हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या जो भी जब भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम एसएससी के जो भी हो, जितने भी हो, एसएससी जीडी हो, तो सभी को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, डिफेंस के बच्चे हो, एनडीए सीडीएस, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बस ये है कि थोड़ा सा नेचर चेंज हो सकता है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन वही रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हम पेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजात शत्रु? अब आप इस पे टिक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप अपना आंसर सोच लीजिए जब तक कि मैं नया आंसर बताऊं। देखिए, इसके लिए मैं भी ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है 72वीं ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब देखो, इसको ऐसे मैंने किया है, थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा। राजा महाराजा आजा, ठीक। फिर अब यहां पर क्या दूसरा क्या था? पटाओ मत आशिक। अभी मैं बता रहा हूं ये क्यों बताया है ना। वैश्या सबका काल, वैश्या सबका काल, क्या मतलब निकला? राजगिरी में, है ना, यहां पर आपको हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा। क्लियर। फिर पाटलिपुत्र, यहां पर मोगलीपुत्तिश और आसिक से अशोक। वैश्या सबका काल में वैशाली, साबक मीर और ये कालाशोक राजा हो जाएगा, साबक मीर अध्यक्ष हो जाएंगे, वैशाली में हुआ। ठीक। चौथी किसकी हुई? कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में। तो ऐसे याद कर लो, यहां पर क्या है, जगह हो गई, है ना, यहां पर इसके कह सकते हो अध्यक्ष हो गए, है ना, और यहां पर क्या हो गया, शासन किसका काल था, है ना। तो राजा महाराजा आजा, ठीक है। तो दूसरा है पटाओ मत आशिक, ऐसे करके याद कर लो। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र उसके अध्यक्ष से अशोक के शासनकाल में। वैश्या सबका काल, वैश्या मतलब वैशाली साबक मीर की अध्यक्षता में काला अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है। ये पॉइंट ऐसे आपको याद कर लेने। क्लियर। तो इससे रिलेट कर पाओगे कौन सी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। अब चौथे में अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी और इसके अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी संगीति के दौरान दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म की बात हो रही है। हीनयान जो चेंजेस नहीं चाहते थे, ठीक, और महायान जो चेंजेस चाहते थे। बस इतना आपको हिंट दे दे रहा हूं। क्लियर। बाकी हिस्ट्री वाले सेगमेंट में हम आपसे इस क्वेश्चन का डिस्कस मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन और डिस्कस कर लेंगे। यहां पर बहुत अच्छी आपको मैं ट्रिक देने वाला हूं। ठीक। पूछा है भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन यानी अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है? देखो भाई, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको क्या है, इक्वेलिटी है। तो देखो, इक्वेलिटी पे हमें हमेशा डाउट रहा है। अब आप समझो कैसे इक्वालिटी पे क्या रहा है, डाउट रहा है। अब 20 में आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इक्वालिटी पर डाउट है हमें। कैसे डाउट है भैया? इक्वालिटी 14 डाउट क्यों है? क्योंकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई साहब। किस हिसाब से? जाति, लिंग, धर्म, निवास स्थान के आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन 15। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो ये कितने पे हो गया? 16। जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये यहां पर यू है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अनटचेबल थे, छुआछूत वाली बात थी, ऐसे कर लो। ठीक। और उसके बाद क्या, अनटचेबल जब किसी को हम ऐसे चिढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कुछ ना कुछ टाइटल दे देते हैं। तो 17 और 18, तो 17 में क्या आया, अनटचेबिलिटी आया। तो आप बता सकते हो कि किसमें क्या है आर्टिकल। अभी 14 में राइट टू इक्वलिटी है, 19 में फ्रीडम है, 21 में आपकी लाइफ की बात होती है। तो सब पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ई डाउट, है ना, इक्वलिटी पे डाउट है क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली हमें बराबरी के लिए। अपॉर्चुनिटी मतलब लोक नियोजन में अवसर की समता है आर्टिकल 16 में। 17 में क्यों भैया अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? क्योंकि छुआछूत की वजह से हमको वहां पर मौका ही नहीं दिया गया, अनटचेबिलिटी का अंत। तो जब छुआछूत ऐसी कोई हम किसी बात को करते हैं तो उसको हम चिढ़ाते हैं, कोई टाइटल दे देते हैं। ऐसे याद कर लो, देखिए इतनी जल्दी याद हो गया। तो जो भी यहाँ पर हम आपके सामने कर रहे हैं, देखिए अभी सब यहाँ पर आ जाएगा। 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है। 14 से 18 तक इस भाग के मौलिक अधिकार के यानी फंडामेंटल राइट जो है वो किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट
3 में दिए हुए हैं। कहां से दिए हैं? 12 से लेकर कितने तक? 35 तक दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए याद हो गया। ऐसे ही हम और आपको ट्रिक देते रहेंगे और आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। अगला है भाई, यहां पर कह रहे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। अब मैं बता देता हूं। ये अपना इंडिया है, इधर अरब सागर है, ठीक, और इधर बे ऑफ बंगाल है। अब देखो यहां पर क्या है, समानता शब्द याद रखो। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक, मांडोवी, जुआरी, है ना, भरत पूजा, पंबा। ये मैंने नॉर्थ साउथ बताया। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, भरत पूजा, और यहां पर मांडवी, जुआरी, भरत पूजा और पंबा रिवर। इधर बात करते हैं। यहां पर क्या है आपके सामने? क्या है भैया? महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है ना, यहां पर वैगई है। क्लियर? इस तरीके से जब नदी आप देखते हो तो ये वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग, तो ये कहलाती है वेस्ट फ्लोइंग, ये कहलाती है ईस्ट फ्लोइंग। तो मैंने हिंट दिया। अरब सागर में अब बात हो रही है, तो देखो गोदावरी मैंने इधर गिराया, कृष्णा इधर गिराया, नर्मदा ये रही आपकी, नर्मदा इधर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। महानदी भाई साहब इधर गिरती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप देख लो, इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, नर्मदा तापी भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। मैंने तो 8-10 बता दी। नर्मदा एमपी के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है एवं विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी। देखो ये भाई साहब विंध्य श्रेणी है, नीचे यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा का ही एक भाग है अमरकंटक। क्या? अमरकंटक। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्लियर? रिफ्ट वैली से बहती है नर्मदा, और तापी दोनों ही रिफ्ट घाटी से बहती हैं। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वॉट, पास्कल, न्यूटन। अब न्यूटन तो बल का है, आप इसको निकाल दो। बाकी आपके सामने बचे, वॉट का है, समझ गए, शक्ति का। जूल का है, कार्य का। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपके सामने सारी चीजें लिखी हैं। देखो भैया, प्रेशर कैसा है? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट है पास्कल, विच इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने भी बताया। न्यूटन बल की इकाई है, जूल किसकी है? वर्क की है, एनर्जी की है, और वॉट किसकी है? पावर की है, शक्ति की है। तो एक ही क्वेश्चन में चारों चीज क्लियर हो गई भाई, है ना। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। देखिए जब आप एसएससी का एग्जाम दो, अब एक बात बताइए, आप एसएससी जीडी का दो, सीजीएल का दो, अगर ये क्वेश्चन रहेगा, आप डिफेंस का एग्जाम देते हो, ये रहेगा, तो आपको आना चाहिए। पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक की यहां पर बात हो रही है, तो आपको बताना है एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल और कार्ल मार्क्स। तो किसको कहते हैं भाई साहब? देखो भैया, जॉन मेनार्ड कीन्स को कहते हैं, या जे एम कीन्स भी इनका नाम लिख के आता है। तो ये पर यहाँ पर आधुनिक समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। 1936 बुक में आई थी इनकी एक, द जनरल थ्योरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड इन मनी। ठीक, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या सूक्ष्म यानी माइक्रो की बात हो रही है ना, ये माइक्रो है। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस जान लिए, और इसको ऐसे ही तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात आ रही कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया था? 1540 में कन्नौज का युद्ध, या जो बिलग्राम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब तो देखो भाई, शेरशाह सूरी के समय ये तो थे ही नहीं। क्लियर? ये दोनों तो पहले ही हटा दो भाई, अकबर और जहांगीर। अब बात आती है बाबर और हुमायूं में कौन सा? तो भाई साहब टिक करो, थोड़ा सा गेस करो। अब देखो यहां पर क्या आंसर आया, हुमायूं। तो कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। 1540 में शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच में लड़ा गया। हुमायूं पराजित होता है और उसे निर्वासन में भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे दिल्ली में सूरी साम्राज्य की शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर वापस आता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। क्लियर? यहां पर आपको ध्यान रखना है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई साहब, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाग 3 में फंडामेंटल राइट बताया था। 5A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी 4A में गलत बोल दिया मैंने। 5 में आपको क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा, है ना। आप हमारी वीडियो देखिए जाके, पार्लियामेंट वाली वीडियो, और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली, उसमें मैंने बताया है। जब टॉपिक वाइज पॉलिटी देखोगे तो उसमें हमारी वीडियो है, अलग अलग टॉपिक्स पे आप देख सकते हो। तो बचा क्या? ये तो डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेस्ट किया जाए। अभी मेरे पास माइक नहीं है, जिसकी वजह से आवाज थोड़ी दबी दबी लग रही होगी, देन कुछ दिन बाद में ले लूंगा। ठीक है? देखो भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51 तक है, आयरलैंड से लिए गए हैं।
जिनका उद्देश्य है कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, जहां नॉन जुडिशियल। अब देखो यानी आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जा सकते हो, पर फंडामेंटल उसके लिए फंडामेंट सॉरी डीपीएसपी के लिए आप नहीं जा सकते हो कोर्ट की, भैया इनको राज्य फॉलो नहीं कर रहे, नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर राज्य ने इसको आपको एबॉलिश किया, तब आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? जैसा भी होगा कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं। भारतीय संविधान की नवी सूची का संशोधन किसमें किया गया था? पहला, 42वां, 44वां, 52वां। 52वां देखो आपका दल बदल है, क्या है? दल बदल है ना, एंटी डिफेक्शन। 44वां आपका हुआ था 1976 में, ठीक है, ये हुआ था 1976 में, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बचा क्या? अब आपके सामने ऑप्शन आ गया, बिल्कुल ऐसे ही आंसर करना है। क्लियर? जब आप जुड़ोगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। नौवीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 31 बी के साथ जोड़ा गया। इसे भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून के न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया। यानी अगर सरकार मान लो यार कोई वेलफेयर की चीज बना रही है, अब बाद में कोई आपकी जमीन आ गई, अब उसको नवी सूची में डाल दिए, जमीन जायदाद से संबंधित नवी सूची अनुसूची में डाल दिए, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाओगे फिर, क्योंकि सरकार की वेलफेयर योजनाएं भी चलती है। तो ऐसा करके उस समय प्रोविजन बनाया गया। राइट नाउ जो आपकी संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300 ए में है, उसको आर्टिकल 31 और 19 का एफ हटा दिया गया है। तो इसके बारे में मैंने और भी वीडियोस में बात करी है, आप लगातार देखोगे तो यार बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखो मैं लेयर सारी बना देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और ऊपर चार लेयर। 0 से 18 किलोमीटर ये किलोमीटर है, ये 50 है, ये 80 है और ये 640 है। पहली है ट्रोपो, दूसरी है स्ट्रेटो, तीसरी है मीजो, चौथी है आइनो और एक्सो। देखो सबसे ठंडी परत, सबसे गर्म परत, यहाँ ओजोन है, यहाँ पर फ्लाइट उड़ाए जाते हैं, मतलब फाइटर जेट। और ट्रोपो सबसे निचली परत है, गैसों की डेंसिटी सबसे ज्यादा यही है, आंधी तूफान चक्रवात यानी वेदर एक्टिविटी भी यही होती है। इतनी सारी बातें बता दी, अब बताओ भैया ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, क्यों? यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो आइनोस्फेयर को ही हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, सबसे गर्म परत यही है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब देखो आंसर है, मैंने यार इतना समझा दिया है, आप फिर भी अगर जानना चाहते हो, मैंने एटमॉस्फेयर पे एक लेक्चर लिया है ज्योग्राफी टॉपिक वाइज, आप देखिए जाके, सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हो। तो भाई आप उसको जरूर देखें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो की लिंक तो नहीं डाल सकता, आप प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट फॉलो करिए आप। क्लियर? अगला है कि भैया सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी और डी। ठीक, सी स्कर्वी रोग, है ना। विटामिन ए रेटिनॉल आंखों की संबंधित। विटामिन डी किससे होगा? जो सनलाइट वाली बात आती है। क्लियर? देखो भैया क्या है, रिकेट्स स्केलेटल डिसऑर्डर यानी हड्डियों में जो डिसऑर्डर होता है, किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। क्लियर है? बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, यानी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा हड्डियों में, तो हड्डियां मजबूत होंगी, मुलायम नहीं रहेंगी। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। देखिए इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कब समय में आपको बता दे रहे हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। अब यहां पर देखो आंसर आपके सामने क्या है, ज्योतिराव फुले। तो इन्होंने 1873 में गुलामगिरी लिखी, मराठी भाषा में लिखी, इसका प्रियम्बल इंग्लिश में है। इसे अमेरिका के उन अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। एक क्वेश्चन में देखो भैया किस लैंग्वेज में थी, कब करी, किससे संबंधित थी, है ना। और इनके बारे में कि ज्योतिराव फुले की एक बुक है सत्य शोधक समाज, मतलब बुक नहीं, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी करी थी। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है ना। तो 0, 7, 5.6, 5.6 पे तो एसिड रेन हो जाती है। क्लियर? 14 तो बेसिक करेक्टर हो जाएगा भैया, बिल्कुल 0 से 7 और 7 से 14, ये है वाटर बीच में, ना एसिडिक में आएगा ना बेसिक में आएगा। क्लियर है भाई? न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। पीएच ठीक 7 होता है, 7 से कम यानी एसिडिक करेक्टर और 7 से ज्यादा बेसिक करेक्टर। भाई देखो मैं ऐसे ही कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा,
थोड़ा स्पीड इसलिए मेंटेन रखता हूँ भैया क्योंकि आपको पता है यार कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, सेक्शनल है। तो सेक्शनल है तो भाई उसको ध्यान में रखा गया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। क्लियर? अब इसके बारे में आप बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। आपको देखिए बिल्कुल हम सिंपल सिंपल से चीजें बता रहे हैं, क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं, बहुत सिंपल से रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल बता देते हैं। अब यहां पर देखो क्या है। रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 की गई थी। ये प्रावधान था, 35 में बना। शुरुआत इसमें इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन 37 में कहा कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। तो हेडक्वार्टर मैंने पहले बताया। और 49 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। आरबीआई जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर जो है इस समय संजय मल्होत्रा है। कौन? संजय मल्होत्रा है। तो ये 1 रुपए की नोट को छोड़कर सभी पर साइन होता है। सभी पर इनके क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का होता है। हालांकि अब 1 रुपए नोट आपको देखने में नहीं मिलता है, क्योंकि 1 रुपए की नोट से ज्यादा वैल्यू उसको बनाने में आ जाती है, तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जगह कॉइन है, कॉइन में कम आता है खर्चा। क्लियर? ये एक क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगला, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अभी ऊपर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, 51A में क्या बात दिया हुआ है? ये 4 ऐसे वाला है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो भैया ये स्वर्ण सिंह समिति पे है। बलवंत राय काहे से है? पंचायती राज से है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। किससे? केंद्र राज्य संबंधों से है। देखिए, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी। क्लियर? तो भाई साहब यहां से आप देखें, 1976 42वां संविधान संशोधन था, उस पे 4A 51A में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। शुरुआत में 10 थी। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। अभी डीपीएसपी कहां से बताया था भाई? डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। किससे? आयरलैंड से लिए गए हैं। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पहला आपके लिए लेक्चर है। और भी पहले एसएससी के लेक्चर्स पढ़े हैं, बट आप इससे देखकर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, बॉक्साइट से निकलता क्या है? एल्यूमिनियम निकलता है। क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है। कोरेंडम भी इसका और है, कोरेंडम। क्रायोलाइट भी है, क्रायोलाइट। क्लियर? ये 3 इसके हो गए। कहां से होगा? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। तो कहां से हो जाएगा भैया? उड़ीसा स्टेट से हो जाएगा। तो उड़ीसा यहाँ पर अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, देश के कुल आधे अधिक, मतलब आधे से अधिक उत्पादन उड़ीसा का है। कोरापुट के पंचपतमली ये है, एल्युमिनियम का ओर है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, इवन 2 और एक्स्ट्रा ही आपको बताए। ध्वनि तरंगों में किसमें से होकर यात्रा नहीं कर सकते? ठोस, द्रव, गैस। देखो भैया, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव, साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यानी कंप्रेस, रेयर, कंप्रेस, रेयर, कंप्रेस, रेयर, टू एंड फ्रो मोशन में चलती है। वॉक्यूम में नहीं चल रही, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो ठोस द्रव में चल सकती है। इसमें सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा, इसमें स्पीड उससे कम, फिर उससे कम। गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। अब आप यहां से पढ़ सकते हो भैया, पूरा एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीनशॉट लो। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर से जुड़े, वहां पर आपको हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। आप ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत करिए, बाद में आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है, ठीक। तो ध्वनि तरंगे जो है यहाँ पर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल है। ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, वॉक्यूम से नहीं गुजरती क्योंकि इसमें कण नहीं होते हैं। और ठोस पदार्थ में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। वो इंफॉर्मेशन हमने आपको सबसे पहले ही दे दी। कुचिपुड़ी कहाँ का शासकीय नृत्य है? तो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक। जैसे यूपी से कथक, मणिपुर से मणिपुरी क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। आसाम, आसाम में है सत्रिया। ओडिशा से, ओडिशा से ओडिसी हो जाएगा। केरल से कौन सा हो जाएगा? केरल से आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और कथकली, कौन सा?
कथकली। तमिलनाडु से क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। क्या, भारतनाट्यम। तो बचा क्या, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश बचा ना, बस यही आंसर है। कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में जो फोक डांस वगैरह है, जो उसमें है, यक्षगान बहुत फेमस है यहाँ का, यक्षगान। यक्षगान ये है, लेकिन ये क्लासिकल में नहीं आता है। केरल के मैंने दो बता दिया, केरल ही राज्य है जहां पर दो क्लासिकल डांस है। टोटल कितने हैं, 8 है। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है भाई, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप आंसर देख लीजिए। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से हुई थी। अपने तेज फुटवर्क और नाटकीय कहानी को, यानी नाटकीय कहानी के माध्यम से अपनी शैली को बताते हैं। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। जब मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा यानी कि हमने पार्लियामेंट वाला वीडियो लिया था, आप वहां से देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल बता रखा है। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसका आर्टिकल 52 है। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला साहब हैं, राजस्थान की कोटा सीट से। कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ही ज्वाइंट सेशन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है, 108 में है। जब ऐसे करके पढ़ोगे आप लगातार कई चीजों को, तब आप वहां पर बेटर आपके सामने मतलब तैयारी होगी और बढ़िया से आप तैयार कर सकते हो। क्लियर। तो ये आंसर है आपके सामने। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन यानी एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। हालांकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्षता करता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, इसमें से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है यार, सिंपल पढ़ते आ रहे हो, है ना। क्लियर है कि नहीं। यहां पर देखो, इसके लिए याद कर लो, ओ, मीना, कल, काजल लगाना। तो देखो, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। ठीक है, यहाँ पर काजल, CO2 हो गया, जल से वाटर वेपर हो गया। ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट वो करते हैं। क्लियर, ये सब ग्रीन हाउस में, लेकिन CO2 उसमें से ज्यादा है। ये यहां पर लिया है, देखो, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन मैंने ऊपर बता ही दिया है। अब आपके लिए कहीं से कोई समस्या नहीं है। देखो योगदान, देखो मैं जितना बताया हूं आपको बोला हूं, वो सब इसी में लिखा है। तो आप उसी को पढ़ लीजिए, आपके सामने बिल्कुल तैयार हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। अगला, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इस पर मैं एक ट्रिकी वीडियो लेके आने वाला हूं। गवर्नर जनरल, वॉइस राय, भारत के वॉइस राय, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, सब मैं बता दूंगा। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो देखो भाई, ऐसा हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बने। इससे पहले ये केवल बंगाल का गवर्नर, जिस पर सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे। 1833 के चार्टर के तहत विलियम बेंटिक पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने। तो पूरे भारत के गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, सब एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। आप इसका नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल इसकी PDF हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये पूरा आपके सामने रहा। तो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जी के भाई ब्रजेश सर, जी के भाई ब्रजेश सर, ठीक है। तो पूरा कोशिश रहेगा कि आपको सारे हम क्वेश्चंस कवर कराएं, और क्वेश्चन माध्यम से कराएंगे। बाकी GK GS की क्लास लगातार आ रही हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री पे है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है, पार्लियामेंट पे है क्वेश्चन। तो ऐसे करके मतलब क्वेश्चन क्या पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देखें। क्लियर। और भाई वीडियो को लाइक करें, पसंद आया हो शेयर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, 70% ज्यादा जो देखते हैं पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए। तो भाई आप सब्सक्राइब करिए, आपको चीजें मैं ऐसे ही लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा, वही मेरी एनर्जी है, वही आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए लगाव है। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोग, और टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइए, और PDF आपको टेलीग्राम पे लगातार मिलती रहेंगी। लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं व्हाट्सएप पे भी PDF शेयर करता रहूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नए सेट के साथ, नई क्वेश्चन के साथ, नई एनर्जी के साथ।